नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम आज एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो थोड़ी-सी आपको अजनबी लगेगी एक हद तक, लेकिन वो बात एक राजनैतिक पत्रकार होने के नाते हमेशा एक सवाल की तरह हमारे सामने खड़ी है। वो ये है कि आखिरी दशक में करीब पिछले शताब्दी के हमने देश में एक परिवर्तन देखा था। चूँकि मैं उसके पहले से पत्रकारिता में था, तो मेरे सामने वो घटा सब कुछ। वो ये था कि उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में ऐसा जन दबाव आया कि पिछड़ी जातियों के और एक कोई फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसको मना करता हूँ, कि पिछड़ी जातियों के बहुत सारे सत्रप्स पैदा हुए, कई राज्यों में उनकी सरकारें बनी, बहुत समय तक चली, कई-कई बार चुने गए। उत्तर प्रदेश में एक और प्रयोग हुआ, एक दलित नेत्री आईं सामने और एक दलितों की पार्टी उभर के आई, कई बार वो भी सत्ता में रहे। दूसरे राज्यों में ये हुआ जहाँ उस तरह की विचारधारा से तो सत्ता नहीं बनी, लेकिन जिन पार्टियों की बनी उन्होंने डर के मारे अपने यहाँ पिछड़ी जातियों और उनके लोगों को या दलित, आदिवासी वगैरह को प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। आपने देखा हमारे यहाँ बीजेपी के कार्यकाल में एक बार उन्होंने शेड्यूल कास्ट से राष्ट्रपति चुना है और एक बार शेड्यूल ट्राइब से इस बार। तो ये प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ा, पार्टियों के संगठनों में भी बहुत हद तक बहुत से लोगों को समावेश करने की कोशिशें हुई, एक दबाव महसूस हुआ था और सब तरफ एक शब्द जो है, वो एक राजनीतिक शब्दावली में प्रमुखता पाता जा रहा था जिसका नाम था सामाजिक न्याय। ये शुरुआत हुई अचानक जब वीपी सिंह साहब ने एक फैसला लिया, उनकी सरकार ने। राजनीतिक दबाव रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन वो फैसला ऐतिहासिक था। और उस फैसले के बाद इस देश की राजनीति में इस शब्द की, इस शब्दावली की और इससे जुड़ी हुई विचार श्रृंखला की राजनीति काफ़ी परवान चढ़ी थी। मंडल कमीशन आया था, आप जानते ही हैं, और पिछड़ी जातियों के लोगों को सरकारी नौकरियों में और अन्य राजनैतिक मंचों पे उनको आरक्षण दिया गया था। उसको लेके कोर्ट्स वगैरह की कार्रवाइयाँ जो होती हैं हमारे यहाँ प्रचलन में है, वो सब हुई थी, उन सब में पार होता चला गया और सब जगह से उसको हरी झंडी मिलती गई। उसके बाद ये सवाल हमारी राजनैतिक शब्दावली का एक प्रमुख अ, शब्द युग्म बन गया, सामाजिक न्याय। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सब 10-20 साल ही चला, 10-15 साल ही चला और अब हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ उलट-वासी शुरू हो गई है। जो बहुत सारे सत्रप थे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में, उन सबको हम धराशायी पा रहे हैं। हालाँकि पीढ़ीगत परिवर्तन भी हो गए हैं बहुत सारे, 20-25 साल भी कम नहीं होते, बहुत सारे राजनेता बहुत देर में आए थे। राजनीति के अपने पूर्वार्ध में संघर्ष करते रहे और उत्तरार्ध में उनको ये मौके मिले, तो अब उनकी दूसरी पीढ़ी मैदान में है। लेकिन एक सवाल के तौर पर ये सवाल एक ऐसे आप घटाटोप में गुम हो गया है, जिसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन अलग-अलग जातियों के सामने आ गए हैं। उनके नए सत्र पैदा हो गए हैं और वो फिर बाद में जो बड़ी पार्टियाँ हैं देश की अब सबसे ज़्यादा तो बीजेपी की ही बात करें, उनके द्वारा चुन लिए जाते हैं और कुछ उनको उनके निजी जीवन के प्रलोभन होते हैं, कुछ उनके मंत्री पद होते हैं, कुछ अन्य ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनके ज़रिए वो अपने समाज को लेके वहाँ चले जाते हैं, जहाँ के बारे में ये आलोचना है कि वो दरअसल सामाजिक न्याय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, एडजस्ट ज़रूर कर रहे हैं। तो इन्हीं सवालों पर आज हम एक हमारे सामने विद्वान शख्सियत हैं, तो इनसे मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि बातचीत करूँ, फ़ेसबुक पे हमारी जान-पहचान हो पाई थी और मैंने उनके बारे में देखा-भाला था, बहुत उन्होंने पुस्तकें वगैरह लिखी हैं। तो सुभाष चंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं और आपका बहुत-बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। तो सर मैं जो पूछना चाह रहा था आपने शायद मेरी भूमिका अब तक आवाज़ आ रही होगी तो आपने सुनी ही होगी। जी। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ जो चल रहा था वो
डेढ़ 2 दशकों में ही फिर उल्टी दिशा में चलता हुआ नज़र आने लगा। धन्यवाद। जी। आपने इस प्रश्न को शीर्ष से उठाया है और मैं इसको आपके सामने रखते हुए कुछ 2-3 चीजें मौलिक रूप से कहना चाहूँगा कि दुनिया में जहाँ भी सामाजिक क्रांतियाँ हुई हैं, परिवर्तन हुए हैं, वे तभी चल पाए हैं, टिक पाए हैं, जब उसके नायकों का, जिसको आप क्षत्रप कह रहे हैं, का निर्माण जो है, संघर्षों के बीच से हुआ है। संघर्षों से गुजरे बगैर अगर क्षत्रपों का निर्माण आप करते हैं, तो जातिवादी राजनीति को तो वो संचालित कर सकते हैं, सामाजिक राजनीति को संचालित नहीं कर सकते। देखिए, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो इस बात को हमें जातिवादी तरीके से नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप जातिवादी तरीके से इस बात को उठाएंगे, भाजपा जैसी ताकतों के शिकार आपको बनना ही बनना है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। 1984 में जब बीएसपी के आंदोलन को मान्यवर काशीराम जी उभार रहे थे, तब जरूर लग रहा था कि एक वैचारिक आंदोलन को वो दिशा दे रहे हैं। और पहली बार मंडल कमीशन से पूर्व ही उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बहुजन आंदोलन की शुरुआत दिखाई दे रही थी। मैं तब विश्वविद्यालय का छात्र था, हम लोग स्टडी सर्किल चलाया करते थे। तभी काशीराम जी का एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ और इस नारे को बड़े बहुत जोश से कुछ लोग नारे लगाते थे, कुछ कुछ बड़े आक्रामक नजर आते थे और एक तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश खदबड़ाने लगा। उसी समय विनोद मिश्र जी ने का एक वक्तव्य तत्कालीन साप्ताहिक सहारा में छपा था, जिसको लखनऊ से ही पंडित कुमार जी निकालना करते थे। जी, जी, जी। विनोद मिश्र का वह कथन मुझे आज तक याद है। उन्होंने उसी वक्त लिखा था कि बहुत जरूरी है सामाजिक न्याय के प्रश्नों को हिंदी प्रदेशों में उठाना, लेकिन जिस तरह के जिन नारों के सहारे इसको उठाया जा रहा है, इनकी परिणत आज नहीं तो कल भाजपा या कांग्रेस जैसी ताकतों में विलय के रूप में ही होगी और इसका कोई अंत नहीं हो सकता। अच्छा। आज इतने वर्षों के बाद बसपा जहां खड़ी है, मुझे वो कथन आज भी याद आता है जो 1984 में मैंने पढ़ा था, और बसपा आज कहां पहुंच गई है वो दिखाई मुझे दे रहा, उसकी परिणत कहां हो रही। जी। देखिए, सामाजिक न्याय के प्रश्न को लेकर केवल और केवल महाराष्ट्र में कुछ आंदोलन हुए हैं, जिसकी पृष्ठभूमि बाबा साहब अम्बेडकर से ही शुरू हो जाती है, और थोड़ी बहुत ओबीसी की राजनीति की पृष्ठभूमि बिहार में तैयार होती है, कर्पूरी ठाकुर से लेकर जगदेव बाबू से लेकर, और उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप वर्मा जी, ललई जी जरूर कुछ पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, लेकिन वो सामाजिक आंदोलन में कभी भी तैयार नहीं होता है, सामाजिक आंदोलन में देखा नहीं जाता। केवल एक सामाजिक आंदोलन आप 1990 में मंडल कमीशन के लागू करने को लेकर पैदा होता है। तो ये जो छात्र पैदा हुए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, खास करके हिंदी बेल्ट में, ये कोई भी इन सामाजिक आंदोलनों के पृष्ठभूमि से नहीं निकले हैं। उनकी विचारधारा वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन की जरूरत क्यों है, वो होती क्या है। और कई विश्व सामाजिक आंदोलन केवल जातिवादी ही नहीं होती है, जाति विशेष के लिए ही नहीं होती है, अपितु बहुत सारे वर्गों के लिए भी होती है। बगैर इसको डिफाइन किए, बगैर इसको समझे, केवल आरक्षण सामाजिक न्याय में नहीं आता, आरक्षण उसका एक हिस्सा हो सकता है। सामाजिक न्याय का प्रश्न बड़ा विस्तृत प्रश्न है। इन क्षत्रपों ने उस सामाजिक न्याय की परिभाषा न तो पढ़ी, न आंदोलन में शामिल हुए, और बहुत सतही तरीके से उसको जातिवादी राजनीति में परिवर्तन करके
वे कुछ दिन तक 2-3 दशकों तक तो उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी सत्ता को संचालित किए, लेकिन उस सत्ता में ऐसा कोई भी सवाल हल नहीं किया गया जो बहुजनों के हित में हो, वंचितों के हित में हो, या आदिवासियों के हित में हो, या अल्पसंख्यकों के हित में हो, या वो गरीब तमाम हाशिए के लोग उनके हित में हो। अगर इन क्षत्रपों के पास सामाजिक न्याय के प्रश्न का कोई समुचित मूल्यांकन होता, कोई दिशा होती, कोई दृष्टि होती, तो शिक्षा के प्रश्न को हल कर दिए होते, जो बहुत बुनियादी जरूरत है और जिसको डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहते हैं कि वंचितों के मुक्ति का रास्ता शिक्षा से ही निकलेगा। शिक्षा के प्रश्न पर कौन सा ऐसा कदम उठाया गया इन हिंदी प्रदेशों में, आज वो शिक्षा का प्रश्न खत्म हो चुका है। जिन प्राइमरी पाठशालाओं से पढ़कर हम लोग पढ़ लिए, आज वो प्राइमरी पाठशालाओं में बात छोड़िए, इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए लड़कों को हिंदी पढ़नी नहीं आ रही है। गणित के सवाल की बात में नहीं कर रहा, शिक्षा को आपने वहां पहुंचा दिया है। दोहरी शिक्षा नीति पर कोई नीति नहीं बनी हिंदी प्रदेशों में। वे गरीब बच्चे कैसे पढ़ पाए, पढ़ने के लिए आपने कोई शिक्षा का कोई ऐसा ढांचा नहीं तैयार किया कि वो आगे आकर पढ़ाई जारी रखें। तो जाहिर है कि ये बहुजन क्षत्रप जो थे, जो ओबीसी या पिछड़ी जातियों के जो क्षत्रप थे, ये परिवारवादी तो हो गए, अपने परिवार की राजनीति में सिमट गए। चाहे उत्तर प्रदेश को देखिए, चाहे बिहार को देखिए, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है इसमें, लेकिन परिवार में सिमट कर अगर आप राजनीति करेंगे तो वही हाल होगा कि ओबीसी के प्रश्न को उठाते हुए भी ओम प्रकाश राजभर जी कभी भाजपा के साथ ओबीसी की मुक्ति चाहते हैं। अब ये सवाल है कि ओबीसी की मुक्ति चाहते हैं कि अपनी मुक्ति चाहते हैं। कभी वही ओम प्रकाश जी बसपा में अपनी मुक्ति चाहते हैं, कभी सपा में मुक्ति चाहते हैं, और फिर लौटकर भाजपा में अपनी मुक्ति चाहते हैं। तो ये जो बहुजन नायक हैं, जो नेता हैं, जो राजनीतिक हैं, ये जातियों को गोलबंद करके, अपनी अपनी जातियों को अपने पीछे संचालित करके उनको वोट बैंक में तो बदल सकते हैं, अपने परिवार की खुशहाली तो ला सकते हैं, लेकिन वो कभी भी सामाजिक न्याय के प्रश्न को उठा नहीं सकते हैं। इसलिए क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं थी, दृष्टि नहीं थी और सोच नहीं थी। और कुल मिलाकर जो वंचित तबका है वो वंचित है क्यों, इसका मूल्यांकन करने का उनके पास कोई तरीका नहीं था, और वो खुद सवर्ण मानसिकता से एक समय आकर ग्रसित हो गए। तो जाहिर है कि उनसे इस वंचितों की मुक्ति का रास्ता नहीं निकलता है। ये बड़ा संश्लिष्ट ये शब्द है हिंदी पट्टी के लिए, मैं इतना कहना चाहूंगा। तो अभी जो परिस्थिति निर्मित हुई है इस सब कारगुजारी से, जिसका आपने बड़े विस्तार से और बहुत तार्किक वर्णन किया, तो हम भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य में जो कुछ उपलब्धियां थी, ये अब जमींदोज होंगी एक बार, फिर उसमें से स्फूर्ति आएगी समाज में, या कुछ और आप देखते हैं? जैसे अब जो है ऐसा लगता है कि जो कुछ आगे बढ़ा था वो रिवर्सल उसका शुरू हो गया है। उन सब चीज़ों को कोशिश की जा रही है कि उस विचार को ही किन्हीं दूसरे विचारों में, सांस्कृतिक वातावरण में जो कुछ दूसरी चीज़ें हैं, मसलन सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार बढ़ना है। हमारी पूरी सांस्कृतिक गतिविधियाँ वो धर्म से ही मतलब ठेली जा रही हैं या स्वीकार कर ली गई हैं एक बहुत बड़े तबके द्वारा। हम देखते हैं कि जो काँवड़ लेके जाने वाले होते हैं उसमें उन्हीं समाज के लोग ज़्यादा होते हैं, जिन समाज के हितों के मामले में या उनके जातिवादी की तरह से उपेक्षा करने के मामले में आरोप लगते हैं उन पर, जो इस धर्म का संचालन करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अब रिवर्सल फिर से वापस होगा और फिर बहुत ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये रिवर्सल है और ऐसा भी नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ कदम पीछे जरूर जाएगा, कुछ कदम पीछे जरूर जाएगा। लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर इन शब्दों में देना चाहूंगा कि पहले प्रश्न को पुनः लेते हुए
कि वो क्षत्रपों ने जिस वैचारिक दृष्टि को बहुजनों के बीच में देना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि भारतीय धर्म व्यवस्था जो है, खास करके हिंदू धर्म व्यवस्था जिससे बहुजन जुड़े हुए हैं, उसकी बुनियाद ही गैर बराबरी पर है, जैसा कि अंबेडकर साहब कहते थे। उस गैर बराबरी से मुक्त के लिए एक वैचारिक आंदोलन चलाया जाना था, गांव गांव में, क्षेत्र में। उस जनता को शिक्षित किया जाना था, वो काम हुआ नहीं। इसलिए वर्तमान में पुनः उस जनता को धर्म की एक तरीके से पूरा जो धर्म के अंदर उसको फांसते हुए, धर्म के अंदर उनको उलझाते हुए, उनके पूरी चेतना को कुंद करने का प्रयास हो रहा है। और एक हद तक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी कांवड़ ढूंढने में सबसे ज्यादा ओबीसी और दलित लोग लगे हुए हैं या अन्य गतिविधियों में, बिल्कुल वो उलझ गए हैं। ये बात बिल्कुल सही। सत्ता जितने भी तौर तरीके हो सकती है धार्मिक रूप से जो अशिक्षित लोग हैं उनको उलझाने के लिए। देखिए, शिक्षा का अधिकार वंचितों को नहीं था अंग्रेजों के आने के पहले। मैं खुद जिस प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा हूं वो 1908 में बना, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। अगर वो स्कूल नहीं बना होता और अंग्रेजी काल नहीं होता तो मैं अशिक्षित रहता, आज पढ़ता नहीं। तो ये शिक्षा का अधिकार ब्रिटिश सत्ता के द्वारा मुझे मिला है, किसी राजे रजवाड़े ने हमें नहीं दिया है। जितने भी पूर्वांचल के स्कूल थे उनका मूल्यांकन करिए तो सामंतों के स्कूल थे। तमकुही राज का एक स्कूल था, बस्ती राजा का एक स्कूल था, पड़ौना राजा का एक स्कूल था। उसमें वंचितों के बच्चे नहीं पढ़ते थे, उसमें सामंतों के बच्चे पढ़ते थे और खास करके राजा के जो कर्मचारी थे, जागीरदार थे, उनके बच्चे पढ़ते थे। मुझे, मेरे जैसे वंचितों को पढ़ने का अधिकार तो अंग्रेजों ने दिया, स्कूल खोला जहां हम पढ़ने गए। वहां से पढ़कर एक पीढ़ी 90 के दशक तक आगे आई है, आप देखिए। और वो पीढ़ी जो आई है उसके सामने कई दर्शन थे भारतीय समाज में। वामपंथी आंदोलन एक तरह से सक्रिय था, लोग विश्वविद्यालयों में स्टडी सर्कल चलाते थे, पढ़ते थे, डिबेट करते थे और देश दुनिया के साहित्य को पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र को पढ़ते थे, इतिहास को पढ़ते थे। आज आप मूल्यांकन करेंगे कि जितने लोग सामाजिक संघर्षों में आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी, दिल्ली से जंतर मंतर से लेकर और कहीं भी आप किसी गोलबंदी में देखिए, सिर्फ और सिर्फ उसी पृष्ठभूमि के आए हुए लोग, उसी काल के लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरीके बौद्धिक चेतना का उदय हुआ था और उन लोगों के बीच से एक पीढ़ी तो तैयार हो चुकी है वंचितों की, जो इन सारी चालों को समझ रही है कि क्यों कोई अंबेडकर को अपनाने के खेल में अंबेडकर का भगवाकरण कर दिया जा रहा है। वो पीढ़ी इस बात को समझ रही है, ये लड़ाई बुद्ध के समय से शुरू हुई थी और बुद्ध को भी खत्म करने के लिए किस तरह उनको विष्णु के अवतार में तब्दील कर दिया गया। ये लड़ाई सिद्धों के काल में भी शुरू हुई थी और उनको भी किस तरह धर्म की चाशनी में लपेट दिया गया। ये लड़ाई गोरखनाथ के काल में भी चली थी, जो गोरखनाथ दलित वर्ग के थे, वंचित तबके के थे और जिन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध किया, मंदिर का निषेध किया, उनको भी कहां लिया कर खड़ा कर दिया गया, वो बताने की जरूरत नहीं है। कबीर ने वो लड़ाई लड़ने की कोशिश की, कबीर को ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ बता दिया गया। अजब विडंबना है भाई, ये किसने देखा कि वो ब्राह्मणी के गर्भ से कबीर पैदा हो गए। मैं तो पूछना चाहता हूं उन मनुष्यों से कि जब तुम्हें यही पता था कि वो ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए तो ये क्यों नहीं बता दिए कि वो किसके गर्भ से पैदा हुए, नाम बता देते। ब्राह्मणी कैसे तुम्हें पता चल गया, किस आर्काइव के रिकॉर्ड से आपने ढूंढ लिया भाई। तो कबीर को भी आप बर्बाद करने की कोशिश की है। कबीर के पूरे दर्शन को और चेतना को इतनी गपबाजियों में उलझा दिए कि कबीर को पढ़ते हुए बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कबीर ने यही लिखा है, कबीर ने यही लिखा है। अब कबीर को कैसे पढ़े ये अलग विषय है। तो वंचितों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी बुद्ध से लेकर कबीर तक और बाद में ज्योतिबा फुले और अंबेडकर तक, इन नायकों को ही सत्ता प्रतिष्ठान या कहिए कि जो
लोग इस समय बहुजनों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको धर्मभीरु बना रहे हैं। उनके पूरे दर्शन को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज भी धर्मभीरु थे, वो भी इसी तरह पूजा-पाठ में उलझे रहते थे। तुम बेकार की तुम उन दूसरी विचारों को तुम ग्रहण कर रहे हो और वर्गीय चेतना की बात करते हो। ये काम था हमारे क्षत्रपों को कि गाँव-गाँव में लोगों को बताना कि बहुजनों के रास्ते की पैरों की जो बेड़ी है, वो सबसे ज़्यादा इस देश की गैर बराबरी है, जो धर्म से निकलती है और धर्म के द्वारा तुम्हारा शोषण किया जाता है और कुछ लोग उसके द्वारा अपने हित साधते हैं, ये बात उनको बताया जाना चाहिए। तो व्यापक आबादी तैयार होती, वो व्यापक नहीं तैयार हुई, लेकिन कुछ आबादी जैसा कि मैंने कहा, जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा से तैयार हो चुकी है और वो आबादी संघर्ष कर रही है। जाहिर है कि वो सीमित मात्रा में संघर्ष कर रही है, इसलिए भ्रूण जिंदा है और भ्रूण जिंदा रहेंगे। ये जो बैक गियर लगा है, ये कुछ दूर तक ही गाड़ी जाएगी। देखिए होता क्या है कि अब यह वो काल 13वीं सदी नहीं है, ये काल ये 14वीं सदी नहीं है, ये वैश्विक दुनिया है और भारत एक किसी तरह से एक कुंभ देश में नहीं, एक दायरे में नहीं सीमित है, वो दुनिया भी इसको देख रही है। इतिहास, दर्शन, सब कुछ विश्व में सुरक्षित है। आप कितना भी बर्बाद कर देंगे, वो विश्व में सुरक्षित है। आने वाले दिनों में उसी तरह से भारत वापस नहीं जाएगा जिस तरह पहले था, सनातन काल में था। जिस तरह से आप उनको शिक्षा से वंचित कर दिए थे, जिस तरह उनको आप रास्ते पर चलने पर निषेध था, बैठने उठने पर निषेध था, पानी पीने पर निषेध था, वो दिन वापस नहीं आना है, चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। तो मेरा ये मानना है कि बहुत हमें निराश भी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक धक्का तो है वंचितों के साथ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके नए नायक पैदा होंगे, नए तरीके से आंदोलन चलेंगे, लेकिन यह आंदोलन अगर जातिवादी तरीके से पुनः चलाया गया तो ये कभी सफल नहीं होगा। इसको वैचारिक रूप से वर्गीय आधार पर चलाना पड़ेगा और इसको इसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है क्या, इसको हमें कैसे हासिल करना है। कई बार तो मैं कहता हूँ, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, सवर्ण साथी ही हमारे ज्यादा मित्र हैं, उनसे मैं बात करते हुए कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कल ही आरक्षण खत्म कर दूं ओबीसी एससी एसटी के लिए, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन खत्म करने के पहले जात तो खत्म कर दो भाई, इस देश में कोई जाति नहीं रहेगी। तुम हिंदू ही कहते हो, चलो हिंदू ही सबको बना दो, सब हिंदू हम हैं, अब खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी चीज, शिक्षा को समान भी कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसका भी बच्चा नहीं पढ़ सकता है, पर बच्चा उसी का पढ़ेगा जिसका पेट भरा हुआ, जिसके पास कुछ साधन है। तो आर्थिक समानता नहीं कर सकते हो तो शिक्षा फ्री कर दो और समान शिक्षा कर दो, जातिवाद खत्म कर दो, बच्चे पढ़ लेंगे। आज वैश्विक दुनिया से जुड़े हुए बच्चे पढ़ लेंगे, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षण तो एक माध्यम है सामाजिक न्याय का, इसलिए कि आपने उनको आगे बढ़ने के रास्ते को जानबूझकर रोक दिया है, रोक देते हैं, इसलिए आरक्षण की बात की जाती है कि कम से कम इसके माध्यम से तो कुछ तो आए। आरक्षण कोई अनिवार्य चीज नहीं है कि हम चाहे कि हमें ये कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आश्चर्यजनक रूप से हम ये पाते हैं कि मोदी जी जो है वो हमेशा, और उनकी पार्टी हमेशा उनको पिछड़ा बताती है कि वो पिछड़ी जाति से हैं और वो पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारे संगठन में भी वो लोग पदाधिकारी ऐसे रखते हैं, जो जिनका वो हवाला देते हैं कि उनकी पार्टी में इतने महासचिव ये हैं, इतने, अब तो मुख्यमंत्री वगैरह भी उन्होंने कुछ जनरेट किए हैं और पहले भी जो थे वो चूँकि उसी दबाव में थे। लेकिन एक ओर वो है और एक ओर कांग्रेस के जो नए, आप कह सकते हैं, नायकत्व तो एक तरह से फिर से प्राप्त करने की कोशिश में लगे राहुल गांधी हैं, जो सामाजिक न्याय के सवाल को, जाति जनगणना के सवाल को आजकल बहुत ज़ोर-शोर से लगातार उठा रहे हैं। उस पार्टी ने तो लगभग अपने आप में आप कह सकते हैं कि वैचारिक तौर पर एक स्वीकार किया है कर्नाटक के चुनाव से कि
कि उन्होंने सामाजिक न्याय के सवाल को पूरी तरह से अंगीकार कर लिया है, जिसको वो शुरू में आलोचना करते रहते थे। और 91-92 में उस ज़माने में मंडल कमीशन के फैसले की आलोचना करने वालों में कांग्रेस प्रमुख थी। बीजेपी थी ही, लेकिन कांग्रेस भी प्रमुख थी। दोनों दल थे, आज दोनों दलों ने उल्टा कर लिया है। इस सूरत में आप क्या इनमें से किसमें आप थोड़ी बहुत ईमानदारी पाते हैं या दोनों ही चालबाज़ी कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, राहुल गांधी की राजनीति बहुत पुरानी नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस जिस रास्ते पर रही है पहले, पूर्व में रही है, उसी का परिणाम हम भोग रहे हैं यार। इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो जाति जनगणना का प्रश्न हो, चाहे भाई 2011 की जो मतगणना है वो कांग्रेस ने कराया था। मोदी जी तो 2014 में आते हैं और उस गणना के परिणाम को उन्होंने कभी बाहर ही नहीं होने दिया। ये बार बार सवाल उठा। उसमें भी तो गणना हुई थी जातियों की, उसको बाहर क्यों नहीं आने दिया? तो जाहिर है कि कांग्रेस में बहुत सारी कमियां रही हैं, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। राहुल जी जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं, मैं सीधे सीधे उन प्रश्नों की आलोचना फिलहाल करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि वो युवा है और कांग्रेस हो सकता है कि कांग्रेस की पुरानी गलतियों को समझ रहे हो। ये तो आने वाला परिणाम बताएगा कि वो कितनी ईमानदारी से पुरानी गलतियों को समझ रहे हैं। लेकिन अभी संदेह कर लेना, मैं समझता हूं कि ये न्याय नहीं होगा। हम उम्मीद करें कि वो ईमानदारी से उठा रहे होंगे, लेकिन पिछला इतिहास ईमानदारी का नहीं रहा है, ये भी सही है। जहां तक आपने कहा कि ये बात उठाई जा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, देखिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं। वो ओबीसी समुदाय के नहीं हैं, वो भाजपा के हैं, आरएसएस के हैं और उनका एक एक वर्ग चरित्र है, एक उनकी संस्कृति है, उनकी एक सोच है, वो वहां से आते हैं। उसमें शिवराज पाटिल जी भी हो सकते हैं, उसमें दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो ओबीसी के आप कह रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। उनकी एक संस्कृति है, उस संस्कृति से आते हैं और उसी तरह से वो सामाजिक न्याय के प्रश्न को अपने तरीके से वो देखते हैं, उनके देखने का एक नजरिया। ठीक है ना? अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी समुदाय से आते तो उनके आने के बाद से जितने भी फैसले हुए हैं उसमें एक भी फैसला बता दीजिए जो ओबीसी समुदाय के हित में हुआ। यहाँ तक कि जो भी पिछड़े आयोग थे जिन राज्यों में, वो लगभग सब बेकार कर दिए गए, निष्क्रिय कर दिए गए। कोई वो फैसला नहीं ले सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते। दूसरी चीज ये है कि जितनी भर्तियां हुई सरकारी नौकरियों में, उनमें ओबीसी पदों का क्या हुआ वो हमारे सामने मौजूद है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी प्रोफेसर के पदों पर कोई आरक्षण नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को मिलाकर केवल 14.8% ही टीचर है। केंद्रीय नौकरियों में आज भी केवल 5.6% ओबीसी लोग हैं। आप 27% की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इस पर जरूर द्रवित होना चाहिए और कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो ओबीसी के प्रश्न को जिस तरह से उठाया गया है अब तक, चाहे भाजपा ने उठाया हो, चाहे कांग्रेस ने उठाया हो, कुछ लोगों को सत्ता में स्थान दे देना वंचितों के प्रश्न का हल नहीं है। चाहे वो हमारे राष्ट्रपति जी, महामहिम जी, वो एक तरह आदिवासी समुदाय से आ जाए, उन्हीं के कार्यकाल में आदिवासी मुख्यमंत्री को पहली बार जेल जाना पड़ रहा है। ये हमारे सामने ये उदाहरण मौजूद है। उससे कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है। ठीक है ना? जब तक आप वंचितों का, आदिवासियों की समस्या क्या है, दलितों की समस्या क्या है और उनका सामाजिक उत्थान कैसे होना है, इसको आप परिभाषित ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक उत्थान नहीं होगा। जब जंगल जमीन पर ढाके डाले जा रहे हैं और आदिवासियों के उत्थान की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों काम एक साथ कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये प्रश्न हमारे सामने है और सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी के बहुत सारे नेता जो भाजपा में हैं, वो ओबीसी के किन प्रश्नों को उठाए हैं मुझे तो आज तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप उत्तर प्रदेश का ही मामला देख लीजिए, जो शिक्षकों की भर्ती का मामला 2018 से अखबारों की सुर्खियों में है। लड़के मार खा रहे हैं, जाड़ों में बैठे हुए हैं। किसी एक ओबीसी नेता को बता दीजिए जो आगे चलकर इस प्रश्न को उठाया। यहां तक कि मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूं।
यहाँ तक कि मायावती जी की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ सामाजिक न्याय के आप नेता के रूप में अपने को स्थापित करते रहे हैं, कोई गया है क्या? तो ये प्रश्न इन नेताओं से नहीं हल हो सकता है जब तक कि सामाजिक न्याय के संघर्ष के रास्ते से इनके नेता न बने। और वो नेता, मैं फिर कह रहा हूं, वो वर्गीय हित में सोचे, जाति हित में न सोचे, और वर्गीय हित में स्थापित करें कि ये लोग वंचित क्यों हैं, उन कारणों का निवारण होना चाहिए। संभव है उस कारणों के निवारण में बहुत सारे सवर्ण गरीबों का भी निवारण होगा, केवल उनका निवारण नहीं होगा। तो जब तक इस तरीके से सोचा नहीं जाएगा, तब तक किसी की मूर्ति लगा देने से, किसी को भारत रत्न दे देने से ये वंचितों और ओबीसी का कोई भला नहीं होने वाला है। अच्छा, जो अभी सत्रप हैं, जो सामाजिक न्याय के आंदोलन से आप कहिए या उसके फैसलों से उपजे, उनके सब के साथ ये है कि एक तो आपने बहुत बताया ही कि वो सब अपने परिवारों में खो गए अल्टीमेटली। वो इसलिए खो गए कि उनके पास अच्छी खासी दौलत हो गई, पदों पे रहने से, जैसा हमारे देश में चलन है, भ्रष्टाचार बहुत है, जो भी उन पदों पर जाता है उसके पास पैसे आ जाते हैं। इन लोगों ने भी उस बहती गंगा में हाथ धोए और अब सब उस बहती गंगा की कीमत चुका रहे हैं, चूँकि अब वो निशाने पे हैं और जो लोग इनको निशाने पे लिए हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए सामाजिक न्याय में आप जिन लोगों को ऊपर लाए, वो सब के सब भ्रष्ट हैं और ये लोग अपनी उसी बिल्कुल। दौलत इस तरह से अर्जित की हुई दौलत को बचाने और मामलों में छटपटाते हुए मिल रहे हैं। ये लोग अब इस लड़ाई को तो कैसे लड़ेंगे? आपको कोई उम्मीद इनसे भी दिखती है या ये अब इनकी जगह नई पाँत को आना होगा, नए नायक उभरेंगे और नए लोग इनकी जगह लेंगे तब ये चीज़ें बेहतर होंगी? अब तो ये लोग तो अवसान की ओर ही जाएँगे लेके जिस परिस्थिति में है क्योंकि इनका ज़्यादा वक़्त अपने परिवार को और अपनी जायदाद की सुरक्षा में बीत रहा है। किसी सामाजिक लड़ाई को खड़ी करने में, समय देने में और कठिनाई झेलने में तो ये कहीं नज़र नहीं आते चूँकि सब के सब सुविधाभोगी भी हो चुके हैं। सिर्फ सुविधा भोगी ही नहीं हुए, ये बहुत शातिर भी हो गए। आप देखिए कि एक दो प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में 20 से 25 वर्ष तक सत्ता रही ओबीसी दलितों की। अगर ये चाहे होते लोग तो अपने कर्मों से, अपने प्रशासन से ये उदाहरण रख सकते थे इस समाज के सामने कि देखो, एक बार वंचितों के हाथ में सत्ता आई तो हमने ये करके दिया जो कभी नहीं हुआ इस धरती पर। ये उदाहरण पेश किया जा सकता था शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और तब आंख मिलाकर आज वो बात कर सकते थे कि हमने अपने शासनकाल में ये किया। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ। हर लोग अपने अपने कामों को, अपने नाम की पट्टिका लगाने में, अपने परिवार को बनाने में रहे। इन लोगों के पास सामाजिक न्याय के जो 4 सिद्धांत होते हैं कि वंचित समुदाय की पहुंच कहां तक है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आश्रय के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में, संसाधनों के वितरण के क्षेत्र में समानता कहां तक है, समानता उनको किस स्तर तक मिली हुई है, आवश्यकता अनुसार है या नहीं है, या भागीदारी उनकी कितनी है, सत्ता में ही नहीं, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी कितनी है, गांव की चौपाल में उनकी भागीदारी कितनी है, पंचायतों में उनकी भागीदारी कितनी है, और अंतिम बात कि मानवाधिकार के क्षेत्र में हम कहाँ हैं, क्योंकि मानवाधिकार एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सिर्फ वंचितों का ही नहीं, वो सारे वंचितों का, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जात, किसी धर्म को, उनका भी इसमें हित सुरक्षित है। इन चारों सिद्धांतों से ये जो तथाकथित ओबीसी दलित के नेता थे, इनका कोई लेना देना था नहीं। वे खुद सामंत की हैसियत से बैठने लगे थे। उसी तरह से वो अपने नीचे अपने लोगों को बैठाना, उनसे बात करना, उनसे अपने की पूजा करवाना, वो सारे गुण उनमें आ चुके थे। तो इनसे अब कोई उम्मीद मत करिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये उसी तरह से होड़ लगाएंगे कि कोई कि आप सुने होंगे पिछली दिनों उत्तर प्रदेश में एक नारा चल रहा था, एक नेता ने कहा वंचितों की कि मैं अगर सत्ता में आ गया तो परशुराम जी की मूर्ति लगवाऊंगा, तो दूसरे ने कहा कि मैं उससे बड़ी मूर्ति लगवाऊंगा हर जिले जिले में। होड़ तो इसकी लगी हुई है कि कौन कितनी बड़ी मूर्ति लगवा देगा। कहीं ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम यहाँ पर
ये जेएनयू जैसे या विश्व स्तर के प्राइमरी पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक बनाएंगे और सबके बच्चे फ्री एजुकेशन वहां प्राप्त करेंगे। अब हर जिले में एम्स जैसे अस्पताल खड़ा कर देंगे जहाँ सबका मुफ्त में इलाज होगा। आज तक किसी वंचित नेता ने कहा ही नहीं है, जो वंचितों की सबसे बड़ी जरूरत है। ये पुलिस के चरित्र को अभी तक हम लोग ठीक नहीं कर पाए, जहां पर रोज सामना होता है वंचितों का। तो जाहिर है कि इनसे आप कतई उम्मीद ही मत करिए। और ये मुझे तो कई बार लगता है ये उन सामंतों से ज्यादा घातक है, क्योंकि इनके चेहरे पर एक छद्म भी लगा हुआ है, ये वंचित समुदाय के हैं। वो बहुत आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं वंचितों के समाज में, जाति के हित के नाम पर, अस्मिता के नाम पर, और वो भड़का भी लेते हैं अपनी ओर। ये भड़का ले जाना कुल मिलाकर उस ऊर्जा को खत्म कर देना है जो परिवर्तन के लिए जरूरी है। जी। आपने जितने नकार बताए उससे तो संभावना के बारे में बहुत हिम्मत टूट जाती है कि अब इस ऐसी परिस्थिति में हम क्या संभावनाएं देख या सोच सकते हैं। नहीं, जी। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है, इतिहास कभी खत्म नहीं होता है। देखिए, आप डायनासोर इस पृथ्वी से खत्म हो गए हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि वैज्ञानिकों ने मिट्टी में दबे हुए अवशेषों से उसके डीएनए की तलाश कर ली। वैज्ञानिकों ने इस बात को ढूंढ लिया। तो बहुत सारी चीजें जो पृथ्वी पर खत्म हो गई है उसके डीएनए हम तलाश कर रहे हैं। तो वंचितों के जो बौद्धिक और प्रगतिशील तबके के लोग हैं, उनको चाहिए कि जो भी अवसर मिलता है उस डीएनए को बचा ले जाए। डीएनए सुरक्षित रहेगा, कहीं ना कहीं बीज सुरक्षित रहेगा, तो फसल तैयार हो जाएगी आने वाले दिनों में और नई फसल तैयार होगी। हो सकता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ेगी, लहलहाएगी। तो मैं मानता हूं कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होगी। तो निराशा का जरूर है, अभी दमन हो सकता है, अभी और ज्यादा पीछे जाना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा और हमेशा के लिए ये पीछे जाना नहीं कहा जा सकता है। लड़ाई पलटवार करेगी और जरूर करोगी, मुझे विश्वास है। आपकी इसी सुंदर बात पे, इसी सुंदर नोट पे आज की बातचीत को तो रोकना पड़ेगा, समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और फिर आपको मेरे ख्याल से इस पे या इस जैसी किसी बात के लिए उपलब्ध होना होगा। सत्य हिंदी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, आपने बोलने